हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज अपने लोग करेंगे पार्ट 3 रोटेशनल मोशंस का। ठीक है, तो अपने लोग ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास के बारे में कर चुके हैं, टॉर्क के बारे में कर चुके हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो रोटेशनल मोशंस में अपने लोग यूज करते हैं उनके बारे में भी कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था वेलोसिटी का रिप्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ करा गया। ठीक है, एक्सेलरेशन का रिप्लेसमेंट अल्फा के साथ करा गया। एस जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसका रिप्लेसमेंट थीटा के साथ करा गया। तो अपना जो टाइप ऑफ मोशन है जो अपने लोग अब पढ़ रहे हैं वो है रोटेशनल मोशन। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये वीडियो देखने का भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आज यही चाहूंगा पहले आप टॉर्क समझिए। पहला पार्ट नहीं भी देखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टॉर्क वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको देखना पड़ेगा अगर आप ये वाला टॉपिक समझना चाहते हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पर्टिकुलर टॉपिक वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर आपको समझना है तो पिछली वीडियो जो टॉर्क वाली है वो जरूर देखिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन प्लेनर मोशन। अब ये प्लेनर मोशन के बारे में आपको अगर आपको नहीं पता है तो आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वही है, फिजिक्स हर पर्टिकुलर वीडियो को लिंक करती रहेगी। यहाँ पे हर वीडियो का लिंक अगली वीडियो के साथ है। तो प्लेनर मोशन आपको ऐसे बता देता हूँ क्या होता है। सपोज अगर ये मार्कर है, इस तरह से किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और इस तरह से रोल करता हुआ आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मार्कर का दो मोशन है। यहाँ पर इसके दो मोशन है, एक तो ये सामने जा रही है और एक साथ में साथ ये रोटेट कर रही है। ठीक, तो दो मोशन कौन कौन से, एक ट्रांसलेटरी मोशन हुआ और दूसरा रोटेटरी मोशन हुआ, दैट इज रोटेशनल मोशन हुआ। तो ऐसे मोशन को नाम दिया जाता है प्लेनर मोशन। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन प्लेनर मोशन। स्टैटिक वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि बॉडी रेस्ट पर रहे, बॉडी रेस्ट पर रहे। अब प्लेनर मोशन के दौरान अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो रहा है तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ है, ना तो उसके ऊपर कोई ट्रांसलेशनल मोशन हो ना ही उसके ऊपर कोई रोटेशनल मोशन। तो अगर आप इसको कुछ ऐसे देखना चाहो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन रोटेशनल मोशन की जगह जस्ट और जस्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ो तो इसका मतलब एक ऐसा मोशन जहां पर टॉर्क भी नहीं लग रहा है नेट और फोर्स भी नहीं लग रहा है। नेट फोर्स भी जीरो है उसका और नेट टॉर्क भी जीरो, दैट इज एफ नेट भी जीरो हो और टाउ नेट भी जीरो हो। अब बात आती है एफ नेट जीरो किस मोशन में होगा। तो इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन, इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो। कहने का मतलब बॉडी मोशन में है बट उसका नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन नेट वो जीरो, एक्सेलरेशन नेट वो जीरो। एक्सेलरेशन नेट अगर जीरो है तो क्या जो वेलोसिटी है जिसको अपने लोग सेंटर ऑफ मास के क्रॉस पढ़ते हैं कि वो भी जीरो होगी, नहीं, वो कांस्टेंट होगी। उस केस में वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो वो पर्टिकुलर बॉडी को कहा जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है और बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो के साथ साथ मैं भी कह सकता हूँ एफ एक्स के लॉन्ग का फोर्स भी जीरो, एफ वाई के लॉन्ग का फोर्स भी जीरो और एफ जेड के लॉन्ग का फोर्स भी जीरो। ठीक, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन, सॉरी रोटेशनल मोशन, अगर मैं बात करता हूं रोटेशनल मोशन की, बॉडी घूम रही है तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क जीरो। तो लगने वाला टॉर्क अगर जीरो होगा तो टॉर्क क्या प्रोवाइड करवाता था, एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इनफैक्ट अल्फा, तो अल्फा भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर अल्फा जीरो है तो जरूरी नहीं है ओमेगा जीरो हो, तो वहां पर ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है इन केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बट नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो टॉर्क अक्रॉस एक्स एक्सिस वो जीरो होगा, टॉर्क अक्रॉस वाई एक्सिस वो जीरो होगा और टॉर्क अक्रॉस जेड एक्सिस वो भी जीरो होगा। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आप आगे के आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजिली कर पाओगे, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है न्यूमेरिकल्स में। है छोटा सा टॉपिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर अगर आपको अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो आपको पहली बार एहसास होगा जो नॉर्मल रिएक्शन है। अगर ये बॉडी है सपोज, है ना, और किसी दीवार पे इसको आपने एक फोर्स एफ की हेल्प से लगा रखा है, तो आपको तो अभी तक यही था कि नॉर्मल रिएक्शन इसी की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी इस दीवार की वजह से।
बट इस टॉपिक के बाद आपको समझ में आएगा नहीं, नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा सेंटर से नहीं जाती, मतलब सेंटर ऑफ मास के अलोंग नहीं पास होती। हो सकता है वो सेंटर ऑफ मास से नीचे हो सकता है वो सेंटर ऑफ मास से ऊपर हो। नॉर्मल डायरेक्शन अभी तक अपने लोगों ने एनएलएम में यही पढ़ा था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, कि फोर्स की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पर भी फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगी, बट ये जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ एक्शन थी, वो ऊपर नीचे भी हो सकती है। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की इसके बेसिस पर। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। देखो, ये जो रोटेशनल मोशन आपका चैप्टर है, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। सीरियसली, मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसको सीरियसली लेना। इसको इसी मत लेके चलना कि यार नहीं यार ये तो हमें आएगा नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा नंबर तो नहीं कम होंगे, 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे बस। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल देखिए भाई, ये एक फिक्स्ड सरफेस सपोज, ठीक है, और आपने क्या करा, दो धागों की हेल्प से एक ब्लॉक को नीचे टांग दिया, एक ब्लॉक को नीचे टांग दिया। आपको सिंपली क्या क्या गिवन है, आपको सिंपली ये गिवन है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक तो ये सिस्टम कंप्लीटली स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये ब्लॉक, इसका मास गिवन है समथिंग, मान लो भाई आपका 8 kg, ऐसे मान के चलो। और यहाँ इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, ठीक। तो वो स्मॉल m हो गया, वो स्मॉल m हो गया, ठीक है। अब इसका जो अपनी दूरी है, इसकी जो अपनी दूरी है वो है 100 सेंटीमीटर, मान के चलो कितना, 100 सेंटीमीटर। इन थ्रेड्स के ऊपर एक टेंशन तो लग रही होगी ना, T1 T2, ठीक। और इसकी दूरी गिवन है बस, और कुछ नहीं, 20 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया है फाइंड करिए यहाँ पर टेंशन T1 एंड T2। थोड़ी देर पहले का अगर मैं टॉपिक आपको ना बताऊं, सपोज आपको नहीं पता है, और आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टेंशन T1 T2 निकाल दिए, तो आपका सारा का सारा ध्यान कहाँ जाएगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक है, आप उसके अकॉर्डिंग करना शुरू कर दोगे और ये क्वेश्चन होगा। बट वहां पर एक वर्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे आपको देखेगा तो आपका दिमाग घूमेगा, यार इसमें तो टॉर्क का कंसेप्ट भी आएगा। बिल्कुल आएगा। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वहां पर देखिए, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी अगर बॉडी यूनिफॉर्म हो, कोई भी अगर आपके पास स्केल हो, सपोज डेस्क के ऊपर आपने स्केल रखा, उसके ऊपर इस तरह से उंगली मारी घूमना शुरू कर देगा वहीं पर, तो इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा उसका, सेंटर ऑफ मास। क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये पर्टिकुलर बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास का होगा, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। अब बोला गया फाइंड टेंशन T1 एंड T2, स्टैटिक इक्विलिब्रियम टेंशन T1 T2 पता करेंगे। तो क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कहीं से कहीं तक कोई क्लू नहीं मिल रहा होगा आप लोगों को, है ना, ऐसे ही कुछ। तो देखिए, जब भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिखा हो तो दिमाग में दो चीजें, एक नेट फोर्स जीरो, ठीक है, और दूसरी नेट टॉर्क जीरो। ये दो कंडीशन लगानी है। देखो क्वेश्चन कैसे आराम से होगा, आराम से। चलिए अभी करते हैं। ये अपना मास कैपिटल एम, ठीक है, मास नीचे की तरफ कैपिटल एम जी, है ना। दूसरा मास इसका लगा नीचे की तरफ स्मॉल एम जी, ठीक। टेंशन ऊपर जा रही है, एक टेंशन ऊपर T1 और दूसरी टेंशन ऊपर T2। तो भाई नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सेस क्या हो, जीरो हो, थोड़ी देर पहले बताया। तो वाई एक्सेस के अलोंग का फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब क्या करो, सारे के सारे फोर्सेस का देखो ध्यान से, तो T1 प्लस T2 ऊपर और कैपिटल एम जी और प्लस स्मॉल एम जी नीचे, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ना तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो हुआ, ठीक है। तो T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू कैपिटल एम 8 स्मॉल एम 2, तो टोटल मिल गया 10 जी, दैट बिकम्स व्हाट, 100 जी को आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, दैट इज T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब बात आती है टॉर्क की, नेट टॉर्क कैसे होगा, जीरो, ठीक है। तो टॉर्क किस किसकी वजह से हो सकता है भाई, जो जो फोर्स है उन सबकी वजह से होगा। तो एक फोर्स तो यहां से निकलेगा, इसके सेंटर ऑफ मास कैपिटल एम जी, दूसरा फोर्स एम जी यहां से निकलेगा उसके अपने सेंटर ऑफ मास से, बट एक्चुअली अप्लाई तो हो रहा है ना, इस ब्लॉक के ऊपर तो लग ही रहा है ना, इस ब्लॉक के ऊपर तो लग ही रहा है।
ध्यान से देखो, आपके पास कोई अगर लीवर आर्म है और ये पॉइंट उसका फिक्स्ड है, अगर ये कोई पॉइंट उसका फिक्स्ड है और मैं फोर्स यहां पर लगा दूं, कोई एफ नाम की फोर्स, और ये आर डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली टॉर्क लगेगा। एफ इज इक्वल, सॉरी, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, याद करिए। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। कौन सा पॉइंट फिक्स्ड है आपका? एक पॉइंट फिक्स्ड है। फिक्स पॉइंट को क्या मानना है यहाँ पर? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अलोंग आपको टॉर्क पता कर लेनी है। किस किस की वजह से? जितने फोर्सेस हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं? टेंशन T1 की वजह से होगी, टेंशन T2 की वजह से टॉर्क, mg स्मॉल की वजह से टॉर्क, और कैपिटल mg की वजह से टॉर्क। जितने फोर्सेस, उन सब की वजह से टॉर्क निकालने की कोशिश करिए और उन सारे टॉर्क्स को ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। बट याद करिए, मैंने टॉर्क के कंसेप्ट में आपको बताया था, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव ली जाती है। याद करिए। तो यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर टॉर्क पॉजिटिव होगा, कौन सा टॉर्क नेगेटिव होगा, तो आपको वहां पर फोर्सेस की डायरेक्शन के बारे में भी ध्यान रखना है। अब देखो ना, ये सेंटर ऑफ मास, ठीक, चलिए चेक करिए जरा, ये सेंटर ऑफ मास है ना, और इसके ऊपर एक दूरी पर टेंशन T1 की वजह से टॉर्क लगेगी, तो वो दूरी पता कर ली जाए। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? देखो, ये सेंटर ऑफ मास के फिक्स पॉइंट पे सेंटर पे होगा, तो ये दूरी कितनी हो गई? ये हो गई 50 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर। तो भाई ये 50 सेंटीमीटर की अगर दूरी है, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क टाउ 1 विल बी इक्वल टू 0.50 इंटू T1। सिंपल। सिमिलरली T2 की वजह से, अब देखो ना, टॉर्क किधर है? इधर। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। फिर देखो, फिर आपके पास दूसरे एंड पर चले जाओ, ये फिक्स पॉइंट हो गया, और टॉर्क T2 इधर है, टॉर्क T2 इधर है, और टॉर्क T2 क्या कर रही है? इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है। तो टॉर्क इसका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क 0.50 सेंटीमीटर, 0.50 मीटर, ये भी हो गया। क्यों? क्योंकि ए में मिड पॉइंट से उसकी दूरी देखा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 100 में से 50 गया, तो क्या बचा? 50 बचा। तो इसकी वजह से टॉर्क टाउ T2 कितना आएगा? ये प्लस का आएगा 0.50 इंटू T2, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर है, मैंने इसको डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बात आती है अब mg की, ये स्मॉल mg की। तो देखो भाई, ये यहां लगा स्मॉल mg, तो देखो किधर है? थम इनवर्ड्स, थम इनवर्ड्स दैट इज टॉर्क नेगेटिव, थम आउटवर्ड्स दैट इज टॉर्क पॉजिटिव, थम इनवर्ड्स दैट इज टॉर्क नेगेटिव। तो टॉर्क 3 mg की वजह से माइनस का mg इंटू डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो कितना होगा। तो भाई यहां से यहां तक की 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो कितना? 0.30 मीटर। तो ये टॉर्क टॉर्क 3 हो गई। अब mg को देखो, कैपिटल mg, यार उसका तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ही नहीं सेंटर ऑफ मास से, वो तो 0 हो गया। तो उसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू क्या? तो टॉर्क टाउ 4 विल बी इक्वल टू 0 ड्यू टू कैपिटल mg, ड्यू टू कैपिटल mg। सारे पर्टिकुलर टॉर्क्स को यहां पर ऐड कर दीजिए। कितना? माइनस का 0.50 T1, प्लस का 0.50 T2, माइनस का m, बोले तो m स्मॉल कितना? 2 इंटू जी इंटू, तो 2g इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 0.50 T2 प्लस, सॉरी, माइनस 0.50 T1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो 0.6 इंटू 10, तो 6 आ जाता है बस, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 0.6, हाँ ठीक है। तो आप ऐसा करो, 0.6 इंटू 10 कर दीजिए अभी के लिए। अब देखो, आपके पास यहाँ पर क्या है, अगर आप सारे के सारे पॉइंट्स हटा देते हो, तो ऑटोमेटिकली इधर की तरफ एक जीरो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो बढ़ा हुआ है। तो क्या बचेगा? 50 T2 माइनस 50 T1 इज इक्वल टू, ये हटा इसके साथ, तो क्या बचा? 60। क्या बचा? 60। सारे के सारे जीरोस भी हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ जी, सारे के सारे जीरोस भी हटा दीजिए। गलत हो गया, कहीं गलत हो गया, एक मिनट, कपड़ा कहाँ गया? चलो एक मिनट देख लेते हैं। पहले 0.5 T2 माइनस 0.5 T1 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10, तो क्या मिला? 0.5 T2 माइनस 0.5 T1 इज इक्वल टू 6। ठीक,
पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 5t2 माइनस 5t1 इज इक्वल टू 60। 5 से डिवाइड कर दोगे तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 12। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो दो टेंशन की इक्वेशन, एक t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 12 और एक t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 100। क्या करो, दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हो तो क्या मिलता है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 100, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 12। दोनों को ऐड कर दोगे, t1 से t1 कैंसिल, तो 2t1 इज इक्वल टू 112। तो कितना आएगा t1 t2 सॉरी t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t2 की वैल्यू आ जाएगी 56। t2 की वैल्यू अगर 56 न्यूटन्स है तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई आप ऑटोमेटिकली 56 को यहाँ पुट करो, उधर जाके कितना जाएगा 44 न्यूटन। तो यह आ जाएगी t1 की वैल्यू। चेक करो जल्दी से एक बार अच्छे से, क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैं कह रहा था नॉर्मल रिएक्शन वाला कंसेप्ट, वो आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे नॉर्मल रिएक्शन आपकी कहाँ लग सकती है। सेंटर में जरूरी नहीं है हमेशा सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस ही लगेगी, ये जरूरी नहीं है, कहीं पर भी लग सकती है भाई। चलो अब देखिए, सपोज अगर कोई बॉडी आपने कुछ ऐसे दीवार के भरोसे टांग रखी, कुछ इधर, ठीक, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है, और उसके सेंटर ऑफ मास पर ही आपने एक फोर्स एफ लगा रखा है। ठीक, बोला क्या है, बोला है फाइंड द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन across center of mass when the body is in static equilibrium, the body is in static equilibrium। ठीक, इस बॉडी की विड्थ दे रखी है भाई 2 मीटर्स, इस बॉडी का मास दे रखा है 10 केजी सपोज, और ये फोर्स एफ लग रहा है यहाँ पर सपोज 10 न्यूटन का। ठीक है, तो आपको, और सरफेस कैसा है, सरफेस भी रफ दे रखा है, सरफेस भी और रफ दे रखा है, म्यू की वैल्यू जिसकी है 0.2 सपोज। ओके ठीक, आपको क्या पता करना है, टॉर्क पता करना है कितना है। कई बच्चों के दिमाग में होगा यार देखो सेंटर ऑफ मास के अलोंग अगर आपको टॉर्क पता करनी है तो फोर्स एफ इधर, नॉर्मल डायरेक्शन एन उधर चलेगी, और नॉर्मल डायरेक्शन एन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो है ही नहीं, आर की वैल्यू 0 हो गई। क्यों, क्योंकि अगर एक बॉडी के ऊपर हम सेंटर ऑफ मास के अलोंग उसको रोटेट करना चाहते हैं तो नॉर्मल डायरेक्शन तो यहाँ लग रही है उसके सेंटर ऑफ मास पर, ध्यान से देखो, तो इसकी वजह से तो टॉर्क 0 हो जानी चाहिए, इसकी वजह से टॉर्क 0 हो जानी चाहिए। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं आपके अकॉर्डिंग क्या है कि फोर्स एफ इधर, तो ये सरफेस ने क्या करा, नॉर्मल डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई उसी की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल डायरेक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहने का मतलब नॉर्मल डायरेक्शन ना तो इधर है भी ना इधर है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका तो है ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब 0 है तो टॉर्क भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक, ये चेक कर लें क्या वाकई में नॉर्मल डायरेक्शन यहां पर, क्या वाकई में नॉर्मल डायरेक्शन यहां पर सेंटर ऑफ मास पे नहीं लग रही है, पहले तो ये चेक कर लें। ये आपके पास फोर्स एफ लग रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अब इसका अपना कोई मास है तो वो तो सेंटर से ही निकलेगा मेरे भाई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है, होल द मास इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड, एमजी तो इधर से निकला, एमजी का वो पर्टिकुलर लाइन ना तो इधर से होगी ना इधर से होगी, वो तो सेंटर से ही होगी, इधर से होती तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मिल जाता तो एमजी भी टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होता। ठीक है, अब कौन कौन है जो टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं, तो फोर्सेस कौन कौन से, एमजी लगा सकता था, एफ लगा सकता था, नॉर्मल रिएक्शन एन लगा सकता है, और रफ सरफेस है तो यहां से एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा सकता है। अब देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स का खेल, फ्रिक्शनल फोर्स ये लाइन पे लग रहा है तो ध्यान से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रही है इसकी भाई, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फ्रिक्शनल फोर्स को मिल रही है, तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आर इंटू एफ के, तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स तो ऐसे कुछ ऐसे है।
ध्यान से देखो, कुछ ऐसे, फोर्स ऊपर है ना, तो कहां जा रही है, अंदर की तरफ। बॉडी का मोशन, ये टॉर्क कुछ ऐसे घुमाएगा। फील लेके देखो, मैं अगर इस बॉडी को इधर की तरफ पुश करना चाहूँ, ऊपर की तरफ पुश करना चाहूँ, और सेंटर ऑफ मास को फिक्स रखूं, सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, और यहाँ फोर्स लगाऊं, तो ऑटोमेटिकली ये टॉर्क कुछ ऐसे, इसको रोटेट करना चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो ऑटोमेटिकली इसको घुमाना चाहिए। भाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स भी जीरो होता है, बिल्कुल होता है, नेट फोर्स भी तो जीरो होगा। ऊपर वाला फोर्स एफ के नीचे वाले फोर्स एम जी के बराबर होगा, ठीक। और ये अलोंग एफ वाई की बात हो रही है, अलोंग एफ वाई जब जीरो होगा तो एफ के एफ एम जी के बराबर होगा, और जब एफ एक्स आपका जीरो होगा तो उस समय कैपिटल एफ की वैल्यू कैपिटल एन के बराबर होगी। ओके, अब ध्यान से देखो ना, कैपिटल एफ ऊपर, एम जी नीचे, एफ की डायरेक्शन इस लाइन पे, एम जी की डायरेक्शन इस लाइन पे, बट है तो कैसे, अपोजिट डायरेक्शन है ना, एक प्लस वाई तो एक माइनस वाई, तो एफ के एम जी के बराबर हो गया। सिमिलरली एफ इज इक्वल टू एन। अब ये कंपल्सरी थोड़ी है कि अगर एफ इधर है तो एन इधर होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो एन इधर भी हो सकता है, वो एन इधर भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो भाई नेट फोर्स भी जीरो हो रहा है, नेट फोर्स भी जीरो हो रहा है। अब यहां पर अगर एफ के टॉर्क लगा रहा है तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक इस तरह से रोटेट करता करता नीचे आ जाना चाहिए, टॉपल कर जाना चाहिए, पलट जाना चाहिए। टॉर्क इधर की तरफ लग रही है, कौन सी डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज, तो कोई ऐसा फोर्स है क्या कि टॉर्क को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे, टॉर्क को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे, कोई ऐसा टॉर्क है क्या? भाई एफ तो नहीं लगा रहा है, क्यों, सेंटर मास से निकल रहा है। एमजी भी नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो भी सेंटर मास से निकल रही है, तो बचा कौन, नॉर्मल डायरेक्शन ही तो बचा। कौन बचा, नॉर्मल डायरेक्शन ही तो बचा। अब नॉर्मल डायरेक्शन की वजह से टॉर्क लग सकता है, तो कहां लग सकता है, तो नॉर्मल डायरेक्शन कहां लगना चाहिए, सेंटर पे तो नहीं लगेगा, अगर सेंटर पे लगेगा तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल डायरेक्शन जीरो हो जानी चाहिए। इस टॉर्क को बैलेंस करना है, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो नेट टॉर्क भी जीरो होनी चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होनी चाहिए। भाई टॉर्क एक की वजह से तो है, टॉर्क एक की वजह से तो है, वो कैसी है, ध्यान से देखो कैसी है, इनवर्ट्स है, तो माइनस में होगी। तो भाई नॉर्मल डायरेक्शन ड्यू टू, सॉरी, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड्स, प्लस की होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि एमजी और एफ की टॉर्क तो जीरो है, क्योंकि क्योंकि वो दोनों के दोनों सेंटर ऑफ लाइन से, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, आर की वैल्यू जीरो है। अब बात करें जब टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, तो वो नॉर्मल रिएक्शन या तो यहां से पास हो सकती है, या फिर यहां से पास हो सकती है, किसी एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस ये हो सकता है, यहाँ एक्स डिस्टेंस ये हो सकता है। अब क्या वो ये नॉर्मल डायरेक्शन है या फिर ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ये हमें पता करना है, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल डायरेक्शन इधर ऊपर है ना, यहाँ पर ऊपर, ठीक है, आर डिस्टेंस इधर है, आर डिस्टेंस इधर है, तो कैसा जा रहा है टॉर्क, टॉर्क फिर से अंदर जा रहा है, और ये इसका भी कैसा था, अंदर था, इसका भी कैसा है, अंदर है, तो ये दोनों तो भाई इसको वाकई में घुमाना शुरू कर देंगे, ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको वाकई में घुमाना शुरू कर देंगे, बट कंडीशन कैसी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो इसका मतलब ये नॉर्मल डायरेक्शन तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नॉर्मल डायरेक्शन तो नहीं हो सकता, बचा कौन सा फिर, ये वाला, ठीक है। अब देखो, सेंटर मास ऊपर, फोर्स इधर, तो घुमाएगा अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर पलटाना चाहता था, नॉर्मल डायरेक्शन ने उल्टी डायरेक्शन में पलटाने की कोशिश करी, ये इधर घुमाना चाहता है, नॉर्मल डायरेक्शन इधर घुमाएगा, ताकि दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर ले, बैलेंस कर ले, और बॉडी एक ही जगह पर फिक्स रहे। तो एक चीज और समझ में आती है कि नॉर्मल डायरेक्शन जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास से पास, ये जरूरी नहीं है। ये कब पढ़ लिया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब प्लेनर मोशन की बात करेंगे तब। तो इसका मतलब टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, प्लस एक्स इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, माइनस ये आर इंटू एफ के, और विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो एक्स इंटू एन दैट इज टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल एक्शन विल बी इक्वल टू आर इंटू एफ के। अब आर की वैल्यू कितनी यार, सेंटर ऑफ मास से यहां तक की दूरी कितनी, 1 मीटर हो गई भाई। एफ के की वैल्यू कितनी, एम जी के बराबर हो गई। एम की वैल्यू कितनी, 10, जी की वैल्यू कितनी 10, तो कितनी हो गई, 100 न्यूटन मीटर। तो भाई एक्स इंटू एन, क्या आपको वाकई में एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या फाइंड आउट करना था, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन,
तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल एक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू एन। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल एक्शन कितना आ गया, 100 न्यूटन मीटर। कहीं 0 न्यूटन मीटर दे रखा होगा तो उसको टिक मत कर दीजिएगा प्लीज, वो गलत हो जाएगा। तो दिस वाज अबाउट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देख लीजिए, बढ़िया लगा, कैसा था, मजे में। चलो, तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में अपने लोग करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक्स अ लॉट।